ये रिहाना कौन है? रिहाना कौन पूछ रहा है रिहाना को? Who's रिहाना? Who's she? ये जामा पहनते हैं डेमोक्रेसी का, ये जामा पहनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। क्योंकि आपको रात के 9 बजे आप हर रोज तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, अमित शाह जी को गाली देते रहते हैं, फिर कहते हैं मोदी इज अ फाशिस्ट। और हमें ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इंडिया हिपोक्रेसी का शिकार होते हैं। अपने लिए उनके और स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनारकियत वाली डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन 6 जनवरी को जब कैपिटल हिल वाशिंगटन में हमला हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया चीख उठा कि इंसरेक्शन हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जब इनॉग्रेशन हुई तो वाशिंगटन जैसे पीसफुल शहर में 20 से 25 हज़ार आर्मी के नौजवान घूम फिर रहे थे और लगता था कि उन्होंने शहर पर कब्ज़ा किया हुआ है और ये अमेरिका का शहर नहीं, कोई अफ्रीका का शहर है। जिस तरह बैरकों से और जिस तरह वहाँ पर भारी भारी स्लैब्स लगा के शहर को बंद किया गया था। भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होता है 26 जनवरी को, और उसके बाद भी भारत की पार्लियामेंट में आज भी ओपन डिबेट हो रही है। ये है डेमोक्रेसी का असल रुख, ये है सच्ची डेमोक्रेसी जो भारत में हम देखते हैं। मगर दुनिया का मीडिया उल्टा चल रहा है। लगता है कि इस वक्त जो कॉरपोरेशनें हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट के कब्ज़े में हैं, और जितना सेलिब्रिटी कल्चर है वो भी एक्सट्रीम लेफ़्ट के कल्चर में। उनको कुछ नहीं पता होता। कोविड के ज़माने ने हमें बता दिया कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, मगर वो अपने आप को एसेंशियल बनाने के लिए फिर भी किसी के कहने पर, उनको खुद भी शायद पता नहीं होता, उनका कोई मैनेजर उनकी तरफ से ट्वीट करता है कि भाई भारत में ये जो फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का लॉकडाउन चंद घंटों के लिए हुआ, वो भी सिंघू बॉर्डर के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज ही बीबीसी की खबर आती है कि वीगर मुस्लिम्स जो 1 मिलियन से ज़्यादा कंसंट्रेशन कैंप में हैं और उनके बारे में कोई सेलिब्रिटी ट्वीट नहीं करता। उनकी औरतों को, लाखों की तादाद में उनकी औरतों को रेप किया जाता है। ये है बाइस्ड सिचुएशन, ये है अंधापन इसकी कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको कख नहीं पता होता जिसे हम कहते हैं। वरना ये दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है हिंदू सिख बच्चियों के साथ जो पाकिस्तान में डेली बेसिस पे होता है, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ। कभी ये सेलिब्रिटीज़ मलाला यूसुफजई हो, ग्रेटा हो, ये रिहाना हो, इनको पता भी नहीं होता। ये इतने बेहिस लोग हैं, मगर इनको कोई पैसे देता है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनें हैं, इनके मैनेजर को कहीं ट्वीट कर दो। तो क्या सूरत हाल है गौरव भाई? नहीं, ताहिर साहब आपने बिल्कुल ठीक बात करी, और होता भी ऐसे। इनकी पीआर एजेंसीज होती हैं बड़ी बड़ी, और पीआर एजेंसीज बोलती हैं कि ये इनके लिए एक तो ये तरीका भी है अचानक फेम पाने का, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, सारा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। अब देखिए ताहिर साहब, अगर रिहाना ट्वीट करती है, और रिहाना एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो रिहाना को वो पब्लिसिटी मिलती है ये ट्वीट करने से जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती तब उसको नहीं मिलती। अचानक सब लोग, इंडिया की गवर्नमेंट भी पीछे लग गई है, सब लोग पीछे लग गए हैं, ट्वीट कर रहे हैं सब लोग, तो सडनली अच्छा, भारत में रिहाना को कौन जानता है? जो अंग्रेजी जानते हैं, जो अंग्रेजी म्यूजिक का शौक रखते हैं, वही जानते हैं रिहाना को। जो सड़क पे चलता आम इंसान है वो तो जानता नहीं रिहाना को। लेकिन रिहाना के ट्वीट के बाद मीडिया ने इतना कवर करा कि अब 50% या 50%, 50% भारत तो जान चुका होगा कि रिहाना नाम की कोई सेलिब्रिटी है, कोई सिंगर है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है ताहिर साहब, जो मैं अक्सर बोलता हूं लोगों को, कि जो मुल्क अंदर से हर समय वहां पे कुछ ना कुछ होता है, वो बाहर ताकतवर नहीं बन सकता। अगर हम कहते हैं कि इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, अगर हम ये कहते हैं तो कि इंडिया बनेगा किसी दिन, या इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा, सुपर पावर, ये बाहर की ताकतों ने इंडिया को अंदर से इतना मसरूफ रखा है। मैं आपको गिनवाता हूं। जैसे साहब देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ कशीदगी चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ है, और वहां पे हजारों लोगों की डिप्लॉयमेंट सियाचिन ग्लेशियर पे है। 8 से लेकर 10 ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहां पे वो नक्सलाइट की प्रॉब्लम चल रही है, राइट। और ये सब इंडिया में हमारी यूनिवर्सिटी से क्या बयानात आ रहे हैं। तो हर समय इंडिया को एक ऐसे स्टेज पे रखा गया है बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंटरफियरेंस एंड आउटसाइड कॉन्स्पिरेसीज, कि आपने ऐसी साजिशें करके, ऐसे काम करके भारत के अंदर, कि भारत
कहीं निकल के आगे ना चला जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने अंदर से ऐसी टूट फूट मचा रखी है भारत के अंदर, तो यही चीज। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सम अप की सिचुएशन की। पॉपुलैरिटी लेने के लिए सेलिब्रिटी का एक अच्छा बहाना है। सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं मिलती, बल्कि इनके पीछे जो प्लेयर्स हैं वो भी इनके स्पॉन्सर्स हैं। तो आजकल के कोविड के ज़माने में जबकि इनके गाने भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे, तो इस तरह पॉपुलैरिटी घर बैठे बैठे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एक बार आपने मेरे साथ शो में बातचीत करते हुए गौरव भाई बड़ी ही पेचीदा बात की थी, मगर वो बड़ी सच्ची बात है कि भारत को जहाँ पर भारत के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स हैं भारत से बाहर बैठे हुए उनसे ख़तरा है, वहाँ भारत के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनसे बहुत ख़तरा है। इस फार्मर प्रोटेस्ट के, जिसके आप भी सपोर्टर हैं, मैं भी प्रोटेस्ट सपोर्टर हूँ, एज लॉन्ग एज पीसफुल हो, एज लॉन्ग एज लोगों की ज़िंदगियों को डिसरप्ट ना करें। लेकिन वो डिसरप्ट कर रहा है, हमें वो बात पसंद नहीं है। अब उससे तो बहुत आगे बढ़ के बात हुई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर ही हमला हो गया। तो वो जो इंसुरेक्शन है वो इस सारी सूरत में जो भारत के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बाहर के एलिमेंट्स से वो टिक्टेशन कैसे ले रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने लाख डॉलर देंगे, आप झंडा लहरा दो। तो ये कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। देखिए साहब, कोऑर्डिनेट ये लोग इंटरनेट पे करते हैं, कोऑर्डिनेट ये लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, बड़े सारे ऐप्स हैं जिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं। पैसा भी आ जाता है लोगों के थ्रू, बहुत लोग हैं फंड करने वाले इसको। और ये फंड करने वाली वही ताकतें हैं ताहिर साहब जो यू सी अब जैसे अगर आपको ये पूरा करना है 26 जनवरी के बाद। अच्छा, एक बात ही समझिए ना कि 26 जनवरी के बाद ये जितने भी खालिस्तानी थे कहाँ हैं। ये फार्मर प्रोटेस्ट आज भी चल रही है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। सिंघू बॉर्डर पे कुछ हैं, ज्यादातर यूपी गेट पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर जो हमारा है, गाजीपुर बॉर्डर पे सब लोग हैं। यहाँ पे यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर माना जाता है, यहाँ से जो मेरठ या हापुड़ से जो रोड आती है वहां पे। लेकिन मेरा ये पूछने वाली मेरी ये बात है कि जो खालिस्तानी नारे लगा रहे थे वो 26 तारीख के बाद गए कहाँ पे अचानक। 26 तारीख की रात को गायब हो गए वो लोग। 26 तारीख की रात को गायब हो गए, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। ये लोग गए कहाँ पे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये सब यही चीज हमारी शाहीन बाग में हुई थी। जिस दिन ट्रंप गया, ट्रंप भारत से फरवरी 24 या 25 तारीख को, कब मुझे डेट याद नहीं है ताहिर साहब, वो उसकी फ्लाइट उड़ी, उसके 24 घंटे के बाद शाहीन बाग खाली। तो ये सब इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करा जाते हैं, फंडेड। और जहां तक अंदर वाले लोगों की बात है, मैं तो लगातार ये बात बार बार कहता हूं, ये मेरा जो एक जुमला है मैं बार बार रिपीट करता हूं ताहिर साहब, कि भारत के किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर से दरवाजे खुलते, अंदर से खुले हैं। जयचंद भी इसी मिट्टी की पैदावार है, राइट, और मीर जाफर भी इसी मिट्टी की पैदावार है। ये बाहर नहीं पाएगा, ये भारत में ही पाएगा। तो वो अभी भी देखिए, जब हम मीर जाफर की बात करते हैं और जयचंद की बात करते हैं ताहिर साहब, दीज आर नॉट सिंपली पीपल, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक जहनियत है, ये एक जहनियत है। और वैसे टाइप के लोग बहुत हैं इंडिया में जिन्होंने अपना करियर बना रखा है इन सब चीजों के लिए। और ये जामा पहनते हैं डेमोक्रेसी का, ये जामा पहनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। क्योंकि आपको कवर चाहिए ना, आप आड़ लेके फिर फायर करते हैं ना। फौज में भी यही सिखाते हैं, साहब आप आड़ लीजिए फिर आप फायर करें, तो आड़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करेंगे, राइट। अब देखिए, एक पत्रकार हैं भारत के बड़े मशहूर, जिन्होंने झूठा ट्वीट करा कि साहब एक फार्मर को गोली मार दी और उसको शहीद का दर्जा दे दिया भाई उन लोगों ने, कि उस फार्मर को गोली मार दी। बाद में पता लगा कि साहब दिल्ली पुलिस के पास वीडियो प्रूफ है कि उसने खुद ही ट्रैक्टर मारा था, ट्रैक्टर उलट गया, फार्मर मर गया। अब देखिए ना साहब, तो ये सब जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी इंडिया में लॉबी है, वेल फंडेड, जिनका काम ही ये है। और आई थिंक इंडिया बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा टॉलरेंट है इन सब लोगों के लिए। क्योंकि वो चीज है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो मानते हैं, और मुझे लगता है इतनी बुरी बात भी नहीं है, जो यहाँ पे लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी हैज टू बी लिव्ड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। तो जो लोग कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और रात के 9 बजे आप हर रोज तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, अमित शाह जी को गाली देते रहते हैं, फिर कहते हैं मोदी इज अ फाशिस्ट। अगर मोदी फाशिस्ट होता तो ये गायब हो चुके होते, कब से जेल में होते या गायब हो चुके होते। पर सब भले चंगे हैं साहब, मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, मूछें लेकर आते हैं टीवी पे। और आप भारत में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को तो रोज भला बुरा कहते हैं, फिर कहते हैं साहब डेमोक्रेसी खतरे में। और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए इनको ताहिर साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, इनको डेमोक्रेसी कितनी चाहिए, कौन से लेवल की इनको डेमोक्रेसी चाहिए। अराजकता फैलाने की,
जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट एनार्की, जो फितनाई का माहौल जो होता है ना, कि वो दे उनको वो वाला फ्रीडम चाहिए कि हम आग लगा दें पूरी दुनिया में, हमें वो वाला फ्रीडम वो तो कहीं नहीं मिलता। तो वो इंडिया में ढूंढ रहे हैं सब ये लोग। आपने कहा कि इनको फ्रीडम चाहिए आग लगाने की, इनको चाहिए कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनारकियत फैला सकें उतनी फैला सकें ताकि इनका काम चले। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं गौरव भाई, यहाँ पर भी लिमिट है। यहाँ पर जब हमारे नेटिव्स प्रोटेस्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक हफ़्ता तो बर्दाश्त करता है, और जब वो रेल की पटरियाँ रोकते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी फिर आर्मी को भेजता है और कहता है कि भाई इनको यहाँ से निकालो। अमेरिका में आपके सामने जो हुआ, तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड के ये प्रेसिडेंट मौजूद हैं और हमें ये पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू इंडिया हिपोक्रेसी का शिकार होते हैं, अपने लिए उनके और स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनारकियत वाली डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस अनारकियत को इस हद तक ना जाने दे जिस हद तक चली जाती है, जैसे शाहीन बाग में हुआ 26 जनवरी को हमने देखा। जैसे मुझे लगता है अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ, ताहिर साहब हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये मेरे इमोशनल बात है, दिल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इंडिया में अभी भी हैं इन पोजीशंस ऑफ पावर, जिनको बहुत फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में उनके बारे में क्या लिखा जाए। तो चीन को तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा जाए, वो पढ़ भी नहीं पाते बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, ना उनको फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत ये चाहता है कि सुपर पावर बने, तो उसको सुपर पावर वाले काम भी करने होंगे। ये गांधी का देश बोल के आप सुपर पावर नहीं बन सकते, आप गांधी का देश बोल के आप सिर्फ बेचारा बन सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, एक चौपाई है जो रामायण की, जो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, और उसका तर्जुमा करूंगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ताहिर साहब, ऐसा था कि जब प्रभु श्री राम सामने समुद्र के सामने गए, जो सीता माँ को बचाना था, रावण उनको ले गया था अपहरण करके, उनका किडनैप करके लंका। तो जब गए थे बचाने के लिए, समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं था, तो प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ के 3 दिन समुद्र के सामने, यानी कि जो समुद्र था उसके सामने 3 दिन हाथ जोड़ के, सर झुका के पूजा करी और रिक्वेस्ट करा कि मुझे यहां से जाने दो। समुद्र ने नहीं जाने दिया। जब उन्होंने अपना धनुष उठाया, बो एंड एरो, जब धनुष चलाया, तब समुद्र हाथ जोड़ के समुद्र से निकला और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए और हम आपको राहदारी देते हैं। भय बिन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। मुल्कों में प्यार मोहब्बत बिना डर के नहीं होता, जब तक आपका कोई मुल्क आपसे डरेगा नहीं। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूं, ये जो आपकी फौजें हैं, ये किस चीज के लिए रख रखी हैं आपने? रिपब्लिक डे की परेड के लिए रख रखी हैं? काय के लिए रख रखी हैं? इफ यू कैनॉट इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, इफ यू कैनॉट पनिश योर एनिमीज, देन व्हाट गुड आर यू? आप क्या कर रहे हैं इधर? तो ये सब भारत को छोड़ना पड़ेगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में कौन कैसे बोल रहा है, किसी की क्या फीलिंग है। रिहाना ने क्या बोल दिया? रिहाना कौन है? रिहाना कौन पूछ रहा है रिहाना को? Who's रिहाना? Who's she? रिहाना से बड़ा सुपरस्टार तो वो है इंडिया में, जो बिग बॉस में 10-15 लोग उस घर के अंदर बंद रहते हैं ना, और बड़ा वाहियात सा शो है, मैं देखता नहीं हूं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है रिहाना से इंडिया में, क्योंकि रिहाना को जानता कौन है। तो ये क्या है कि जो एक लेफ्ट लिबरल गैंग है, या अंग्रेजी बोलने वाला लेफ्ट लिबरल गैंग, जिनको पता है रिहाना कौन है, सो पीपल आर राइटिंग थैंक यू रिहाना फॉर योर सपोर्ट। रिहाना के सपोर्ट से क्या करोगे तुम? क्या हो जाएगा? रिहाना ने सपोर्ट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा? और रिहाना को खुद पता नहीं होता, रिहाना को खुद पता हो ना होता है साहब, मसला ये है कि अगर जो बाइडेन ने भी ट्वीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बताइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। कोई हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता। तो ये कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जो लिखता है लिखे, इसमें इतना ज्यादा हमें वो फिक्र करने की जरूरत नहीं कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। आप वो लिखा था ना, बड़ा फेमस बांग्ला गीत है कि अकेला चलो रे, अकेले चलते रहो, अगर तुम्हारे साथ कोई ना है अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो भी लेफ्टिस्ट्स हैं ताहिर साहब, दे आर वेरी रिच पीपल, मोस्ट ऑफ देम। ये बड़े अमीर लोग हैं, ये जो टीवी पे आके अंग्रेजी बोलते हैं खास एक्सेंट के साथ।
ये जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडिया में, बाहर तो पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है, यहाँ पे पब्लिक स्कूल का अलग मतलब है। जी जी। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को पब्लिक स्कूल बोल देते हैं। तो वो पब्लिक स्कूल्स और जो हमारे हिल स्टेशन में जो स्कूल्स है वहां के पढ़े लिखे लोग उस एक्सेंट में बात करते हैं। बीएमडब्ल्यूज और मर्सिडीज में आते हैं टीवी स्टूडियोज में, शिफॉन, पर्ल्स, डायमंड्स, करेबियन क्रूजेस। वो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ पे, डिजाइनर लेफ्टिस्ट हैं ये लोग सब। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पर भी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी हम जो लेफ्टिस्ट हैं वही कॉरपोरेशनें चला रहे हैं, वही अब जी। अमीर हैं। एक ज़माना था गौरव भाई कि मैं अपने आप को लेफ़्ट के साथ एफिलिएट करता था। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं आज भी समझता हूं कि आप और मैं जनता की बात करते हैं, हम शायद लेफ़्ट के लोग हैं। ये जो खुद को लेफ़्ट के कहते हैं, जो बड़े बड़े पैलेसेस में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एलीट क्लास के हैं, ये इनफैक्ट आज का मॉडर्न राइट है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आम आदमी हैं, एक्चुअली वो आम आदमी हैं और वो हैं लेफ्ट के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। मगर लेफ्ट और राइट बिगड़ चुका है। मैं अक्सर कहता हूं अपने शोज में, अब लेफ्ट और राइट नहीं रहा, खेल सारा रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी का है, झगड़ा सारा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों चीजों में है। जी बिल्कुल। गौरव भाई, एक और बड़ा अहम एलिमेंट है भारत में, सिर्फ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के हम कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं देखते, शाहीन बाग भी है, कोई भी मामला हो, सीए की बात चाहे असम में हो चाहे दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं हमको चीन, पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर नज़र आते ही आते हैं। अमेरिका और यूरोप के वो जो लेफ़्ट के तबके हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। ये नेक्सस क्या है? सब ऐसा है कि ये सब लोग पीछे से जुड़े हुए हैं और ये फ्लैंकिंग अटैक करते हैं सब इंडिया पे। एक यहाँ से शुरू, आपने बोला ना कि दुनिया भर के और मुख्तलिफ देशों के हैं, ये आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, आइडियोलॉजी के अलावा पैसे से जुड़े हैं, ये टारगेट की वजह से जुड़े हुए हैं अपने सब लोग। फॉर एग्जाम्पल बिलियनर जॉर्ज सोरोस, वो कुछ बोलेगा तो अचानक कुछ लोग और एक्टिव हो जाएंगे कहीं और, ये बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा या आपको ऐसा लगेगा कि साहब ये चौतरफा हमला हो रहा है आपकी ओर, आपके खिलाफ जो चौतरफा हमला हो रहा है। तो अचानक ये यहाँ से रिहाना बोली, वहां से मियां खलीफा बोली, वहां से ग्रेटा थनबर्ग, और ये सब ये 24-48 घंटे के अंदर बोलेंगे। आप देखिएगा ये ग्रेटा ने कब बोला, रिहाना ने कब, ये सब जल्दी होगा सब। और फिर ये अचानक खबर है जो दोनों ये पेश कर रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल ये दोनों पेश कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अचानक जैसे धूप में ओस गायब हो जाती है, अब ये देखिएगा ये 72 घंटे के बाद रिहाना गायब हो जाएगी। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये रिहाना गायब हो जाएगी, ग्रेटा थनबर्ग गॉन, मियां खलीफा गॉन, ये सब गॉन है, ये सब चले गए, ये फिर बिल में घुस जाएंगे, फिर कुछ और लोग बिल से निकलेंगे। तो हिंदुस्तान में भी यही होता है। आप देखिए ना, क्या सीएए एनआरसी का मसला खत्म हो गया? मसला तो है ना अभी भी। वो लोग कहां हैं? शाहीन बाग कहां हैं? गायब। वो बैठे थे 2-3 महीने के लिए, ट्रंप गया, फसाद हुए दिल्ली में, ट्रंप गया, ट्रंप का जहाज उड़ा और शाहीन बाग में तंबू नीचे गिरा। उन्होंने बोला ट्रंप चला गया, हम किस लिए कर रहे हैं, हटाओ यहां से। वो जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, बड़े बड़े डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर और साहब इतने 30 मार खान एक्टर जो हैं, ये सब लोग आते थे, बिजनेस क्लास की फ्लाइट पकड़ के आए, साहब शाहीन बाग में लेक्चर दिया, सब कुछ करा। अचानक एक दिन, अचानक शाहीन बाग गायब, एक्टर वैक्टर ये सब गायब, ये इकोसिस्टम अचानक गायब हो गया। ये एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम है। ये जैसे कि हम लोग कहते हैं ना स्लीपर सेल, ये एक किस्म के स्लीपर सेल हैं। ये आई एम नॉट कॉलिंग देम स्लीपर सेल्स, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक किस्म के ताहिर साहब स्लीपर सेल्स हैं। इनको आपने एक्टिवेट करा और जैसे ही एक्टिवेट करा, इन्होंने अपना काम करा, वापस आपने इनको दराज में डाल दिया, बंद करके ना, वो मॉथ बॉल करके आपने इनको डाल दिया अंदर, फिर अगले विंटर फिर निकलेंगे ये लोग। तो ये सब करते रहते हैं, चारों तरफ का इकोसिस्टम है। आपने कहा कि इन सब का इकोसिस्टम है, इसको जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको स्पिन करता है और फिर एक नैरेटिव भारत के खिलाफ क्रिएट होता है। एक बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की, जो बहुत ही अहम कमेंटेटर भी हैं और स्ट्रैटेजी की दुनिया में उनकी गहरी नज़र है। नैरेटिव की जो वार है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको समझते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि मेजर गौरव आर्या साहब की बातचीत हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहें।